बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारा 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के हम कई सारे जो टॉपिक हैं कवर कर चुके हैं। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ से आप पहले वाले टॉपिक कवर करेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने देखा था जर्मनी और इटली का निर्माण, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने इन दोनों में से भी हमने क्या है जर्मनी के बारे में पढ़ लिया था कि जर्मनी में कैसे मतलब एक नेशन राष्ट्र बना था या जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। तो ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे या हम पढ़ चुके थे। अब जो हमारी बारी है वो इटली के निर्माण की है या हम कहें इटली के एकीकरण की है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम इटली का जो एकीकरण है वो देखेंगे कि किस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ था या इटली का एकीकरण हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थोड़े से अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। कि हमने जब लास्ट टाइम देखा था तो क्या था कि जर्मनी बहुत सारे मतलब आपके छोटे छोटे नेशंस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट थे। नेशन राष्ट्र नहीं कहेंगे, मतलब एरियाज या क्षेत्र में वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, बटा हुआ था। तो उसको एक नेशन राष्ट्र बनाया गया था, कंबाइन करके जोड़ के यूनिफिकेशन किया गया था। तो जिस तरह से जर्मनी की तरह ही जो आपका इटली है वो भी उसका पॉलिटिकली रूप से क्या है, उसका विखंडन हो रखा था या वो बटा हुआ था, मतलब छोटे छोटे साम्राज्य पे, या हम कहें कि अलग अलग जो थे साम्राज्यों का उन पे क्या था, अधिकार था, इनके एरियाज पर या इनके क्षेत्र पर उनका अतिक्रमण था या हम कहें उन पे उनका शासन था एक तरह से, या उन्होंने उसको कब्जे में कर रखा था। तो अब हम वही करेंगे कि उनसे उनको निकलवा के किस तरह से इसका यूनिफिकेशन किया जाएगा, मतलब कैसे उनसे मतलब वो वापस लेकर के किस तरह से एक इटली बनाया जाएगा या एक नेशन राष्ट्र इटली बनाया जाएगा। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों द्वारा बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। कि मतलब जो इटली के थे बहुत सारे जो राजवंश है, वंशज या कहें वंशानुगत रूप से राज्य जो है बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य में क्या है, बटा हुआ था। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूटेड था या बटा हुआ था। अब कितने साम्राज्यों में बटा हुआ था वो देखेंगे। ये एक बार मैप देख लीजिए, ये इटली के मैप का ही है। इसमें आपको दिखा रखा है, जो आपका पर्पल दिख रहा है वो आपका प्रशा दिखा रखा है। और ये प्रशा कब का है, ये प्रशा आपका 18 जो आपका 66 है उस टाइम के प्रशा के बारे में बता रखा है कि 1866 में जो प्रशा का साम्राज्य कहाँ कहाँ था या कहाँ कहाँ तक एरिया इसका फैला हुआ था। ये जर्मनी के एकीकरण वाला वो दे रखा है आपकी पिक्चर, वो बाद में देख लेंगे हम। तो कई सारे उनमें बटा हुआ था, बिखरा हुआ था आपका इटली। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जब 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी का जो मिड था या मध्य था, उस टाइम में जो आपका इटली है वो 7 भागों में बटा हुआ था या कहें 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक जो सार्डिनिया पिटमोइन था वो एक इतालवी घराने का शासन था। कि जो इटली का या हम कहें जो इटली का राजघराना था वो सिर्फ एक, जो इन 7 में से सिर्फ एक राज्य ऐसा था जिस पर उसका अधिकार था या कहें कि सिर्फ एक पे ही रूल कर रहा था वो उस टाइम। वो कौन सा था? सार्डिनिया पिटमोइंट वाला जो एरिया था उस पे आपका इतालवी घराना शासन कर रहा था। जो इसका नॉर्थ वाला भाग था या उत्तरी भाग था उस पर किसका अतिक्रमण था या कहें किसका शासन था या किसके अधीन था? ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग। हमने देखो शुरुआत में रिकॉल करो कि जब हमने शुरुआत में देखा था कि ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स क्षेत्र में मतलब बहुत सारे साम्राज्य मिले थे, जिसमें कोई जर्मन भाषी लोग थे, कोई आपके फ्रेंच भाषी लोग थे, कुछ लोग आपके जो इटालियन थे, मतलब सब थे। तो वो कैसे थे? वो रीज़न यही था कि इन्होंने जो आपका ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग था, इन्होंने
काफ़ी सारा अधिग्रहण कर रखा था। तो वैसे ही जो ऑस्ट्रियाई हेम्सवर्क का किस पर इसका जो उत्तरी भाग था, इटली का उत्तरी भाग था, नॉर्थ वाला एरिया था, उस पर किसका अधिकार था? उस पर ऑस्ट्रियाई हेम्सवर्क का अधिकार था। मध्य इलाकों पर पोप का, और जो इसका सेंटर वाला एरिया था उस पर पोप का अधिकार था, पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के जो पूर्व राजाओं के अधीन था, और जो इसका दक्षिण वाला या साउथ वाला क्षेत्र था वहाँ पर जो आपने देखा था ना स्पेन में, उनमें जो पूर्व साम्राज्य था, तो उसके अधीन था, या कहें उनका अधिकार था यहाँ पे। तो इतालवी भाग ने भी जो साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक इसके विविध क्षेत्र या स्थानीय जो रूप थे वो मौजूद थे, कि मतलब ये एक कंबाइंड नहीं था, अभी भी इसके बहुत सारे जो रीजन्स क्षेत्र थे या स्थानीय रूप में, ये अभी भी जो इतालवी वाले की बात हो रही है कि ये भी बहुत सारे जो आपके रीजन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब अभी भी एक स्थानिक रूप से ये मौजूद नहीं था, एक कंबाइंड नहीं था, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड था, बटा हुआ था। लेकिन हाँ, इस पर किसका, जो आपके इतालवी घराने था सार्डिनिया पिटमॉइंट पर, उसका अधिकार था। अब आप देख रहे हो सिर्फ एक जो एरिया है उस पर इनका अधिकार है, बाकी सारे आपने देखा अलग अलग जो साम्राज्य हैं उन्होंने उनको घेर रखा है या उन पर साम्राज्य कर रखा है। 1830 के दशक में जूसेप मैसनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। देखो, जब हमने उदारवादियों की क्रांति पढ़ी थी तो हमने गुजिपी मज़िनी के बारे में पढ़ा था। तो ये जो गुजिपी मज़िनी थे, इन्होंने तब जो इटली के यूनिफिकेशन की बात करी थी, एकीकरण की बात करी थी, कि इटली जो इस तरह से है वो इस तरह से बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको एकीकरण की ज़रूरत है, या इसका यूनिफिकेशन ज़रूरी है। ये बात उसने तभी बोल दी थी गुजिपी मज़िनी ने। लेकिन तब हमने देखा था कि जो उदारवादी हैं उनकी जो ये क्रांति थी वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। हालांकि इन्होंने पहले से ही, मतलब जो हम कह रहे हैं कि इटली का जो एकीकरण है वो ये नहीं कि अचानक से मतलब स्टार्ट हो गया था, पहले भी कोशिश की गई थी। अब क्या हुआ, लेकिन अब ये कोशिश कौन लोग करेंगे? ये आपका जो कुलीन वर्ग करेगा, या हम कहें जो आपके रूढ़िवादी लोग जो थे, मोनार्क जो था, वो यहाँ पर क्या है आपका इसका एकीकरण का या यूनिफिकेशन का काम करेगा, तो ये यूनिफाई हो जाएगा। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। हमने देखा था कि उसने कुछ गुप्त संगठन बनाए, उनमें से एक यंग इटली भी था। 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहियों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिटमॉइंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। अब देखो, जैसे हमने जर्मनी में पढ़ा था कि उसके यूनिफिकेशन की जो आपकी जिम्मेदारी है वो क्या आ गई, विलियम प्रथम पे आ गई थी। फिर उसने अपना जो काम है अपने उसको दे दिया था, सेनापति को, जो आर्मी के कमांडर है उसको दे दिया। अब वैसे ही देखो यहाँ पर जो इटली का जो यूनिफिकेशन है वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई थी? मोनार्क जो था, या हम कहें उस टाइम जो शासन कर रहा था वो था विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो उसने भी अपने किन को देगा? ऑब्वियस सी बात है, जो इसके नीचे अंडर काम करेंगे, हालांकि काम वो करेंगे लेकिन नाम तो इसका हो जाएगा, राजा यही बनेगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इटली के यूनिफिकेशन की या एकीकरण की जो जिम्मेदारी है वो किस पे आ गई? विक्टर इमैनुअल द्वितीय पे आ गई थी। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न कर सकती है। देखो, अब पहली बात, विक्टर इमैनुअल क्यों एकीकरण करे, उसको क्या फायदा होगा, मतलब वो क्यों करे? क्योंकि एकीकरण करने का मतलब ये थोड़ी ना कि आज मैंने कह दिया आ जाओ सारे साम्राज्य मिल जाओ और एक इटली बना लेते, ऐसा तो नहीं था। लड़ाई करके जीत के तभी तो जाके उनको शामिल करना था, मतलब युद्ध लड़ने थे। अब कोई जाके क्यों करेगा, आ बैल मुझे मार, क्यों लड़ाई करेगा? लेकिन फिर भी हाँ किया, विक्टर इमैनुअल ने ऐसा किया। रीज़न क्या था? क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल ये एकीकरण तो होना ही होना है, क्योंकि उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतियां बढ़ने लग गई थी, हालांकि उस टाइम सक्सेस नहीं हुई थी लेकिन आगे भी तो हो सकती है। तो जब पब्लिक उसको हटाए उससे पहले ही मैं मतलब यूनिफिकेशन की बात कर देता हूँ या यूनिफाई कर देता हूँ, जिससे क्या उसको इकोनॉमिकली या कहें आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया का वो राजा बन जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, इकोनॉमिकली उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे, फ़ायदे हो जाएंगे। इसलिए वो एक क्या चाहता था? यूनिफिकेशन चाहता था या इटली का एकीकरण चाहता था।
अब वो क्या करेगा, अपना ये काम एक अपने मंत्री को दे देगा। तो उसका एक मंत्री था, प्रमुख काबूर करके था, उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले अपने आंदोलन का नेतृत्व किया कि ये जो लीडरशिप थी अब किसके हाथ में आ गई, ये आ गई है आपके काबूर के हाथ में, कि इटली के एकीकरण कौन करेगा, भाई काबूर करेगा। ये अब इसका जिम्मेदारी किसकी है, काबूर पे। अब काबूर देखो कि इटली का जो एकीकरण है अब ये काबूर क्यों करेगा, मतलब इसको जो जिम्मेदारी दी गई, क्यों, क्योंकि ये मंत्री था आपके विक्टर इमैनुअल का, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। यह ना तो एक क्रांतिकारी था, ना ही इसे राजतंत्र में विश्वास था, और इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो भी इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अब देखो, जो ये काबूर है वो ना तो मतलब एक क्रांतिकारी था और ना ही कोई डेमोक्रेटिक था या राजतंत्र में विश्वास करने वाला था, तो वो एकीकरण क्यों करे, मतलब उसे तो कोई क्रांतिकारी भी नहीं था कि जो चाहे कि इटली का एकीकरण हो, ना ही कोई वो क्या इसमें विश्वास रखता हो कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, इटली इसमें विश्वास करता हो, इसलिए वो चाहे इसका एकीकरण क्यों चाहे। तो इसको एक्चुअल में देखो, मंत्री था तो उसने जैसे कहा कि राजा ने मुझे हुक्म दिया तो मैं बस पूरा करूंगा, तो इसलिए इसने क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ली। हालांकि ये इतालवी भाषा से ज़्यादा ये फ्रेंच बोलता था और फ्रेंच बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि इसके फ्रांस के साथ इसके जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, और जितना भी अभिजात वर्ग था वो बहुत अच्छी फ्रेंच बोल लेता था, या फ्रेंचों से इनके जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे होते थे। फ्रांस से सार्डिनिया पिटमॉइंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि हुई जिसके पीछे काबूर का हाथ था, और ये सार्डिनिया पिटमॉइंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में क्या है कामयाब हुआ, कि मतलब अब इसने क्या है फ्रांस की हेल्प से, और जो सार्डिनिया पिटमॉइंट का जो ऑस्ट्रेलियाई जो हैब्सबर्ग वाला जो अधिकार क्षेत्र में जो उनके अधीन था या जिनका अधिकार था, उनसे इसको क्या है उसने आज़ाद करा लिया या फ्री करा लिया या उनको हराया। किसकी हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से। क्यों, फ्रांस के साथ इसके रिलेशन अच्छे थे। नियमित सैनिकों के अलावा जुसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भी भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। देखो, जो नियमित जो सैनिक थे वो तो इसमें हिस्सा ले ही रहे थे इटली के एकीकरण में, लेकिन उसके अलावा भी और भी जो लोग थे, जैसे जुसेप गैरिबाल्डी, यहाँ गुजिपी मज्जिनी की बात नहीं हो रही, जुसेपी जो गैरिबाल्डी थे उसके नेतृत्व में भी भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, और 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। अब देखो, जो नॉर्थ वाला जो एरिया था जो ऑस्ट्रेलियाई हेम्सवर्थ के कंट्रोल में था, वो तो जो आपके काबूल था उसने क्या है उसको आज़ाद करा लिया फ्रांस की हेल्प से। अब जो हमने बात करी थी कि मिड वाला जो था वो किसे, पोप के कंट्रोल में था। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो दक्षिण में था, यहाँ पर जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, गैरिबाल्डी कर रहा था आज़ाद कराने का, लेकिन सेंटर में कौन कर रहा था, मतलब सेंटर में तो कोई कर ही नहीं रहा उसको आज़ाद कराने का। कैसे मतलब मिक्स इनको मिला के इटली कैसे बनाएंगे, अब सेंटर में कौन जाएगा। तो एक्चुअल में सेंटर में किसी ने नहीं किया। वो ये था कि जब जो पोप, क्योंकि वहाँ पर अधिकार किसी का नहीं था, पोप का था, तो पोप ने जब देखा, चर्च ने देखा कि भाई पोप ने कि यहाँ पर ये मतलब इस तरह से इसने ऑस्ट्रेलिया हेब्सबर्ग को हरा दिया, तो भाई अब सामत तो उनकी आनी है, या तो लड़ो मरो नहीं तो फिर इसको लौटा दो। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले हथियार डाल दे कि नहीं हम तैयार हैं इटली में मिलने के लिए, लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो वो मिड वाला जो मध्य वाला है वो तो उसमें वैसे ही आ गया। इधर दक्षिण की तरफ क्या था कि जो इटली थे 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश कर गए। स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए क्या किया, स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा। कौन, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने क्या किया, यहाँ के जो लोकल किसान थे उनको अपनी तरफ कर लिया था। अब उनको कैसे किया कि भाई उनको क्या कोई अटैचमेंट था कि भाई नेशनलिज्म की, भाई नहीं इटली हमारा है, हम एक नेशन राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कुछ था। ऐसा मतलब वो उनको लीड कौन कर रहा था, गैरिबाल्डी कर रहा था। तो वो सारे उसके समर्थन में आए थे, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया कि 1861 था उसमें आपका जो ये दक्षिण वाला जो एरिया है ये भी इसने किसानों की हेल्प से, जो आपके गुजिपी गैरिबाल्डी थे उन्हें
हासिल कर लिया या फ्री करवा लिया। अब 1861 में क्या है, एमेलियन द्वितीय को इटली का क्या बना दिया, राजा बना दिया कि भाई काम तो उसने किया, मतलब उनके अकॉर्डिंग, हालांकि उसने करवाया अपने सेनापतियों से ही था, लेकिन इटली का एकीकरण तो इसने ही करवाया, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका एमेलियन द्वितीय वो राजा बन गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। कि जो इटली के जो लोग थे, अधिकांश निवासी थे, वो निरक्षर थे या अनपढ़ थे। उन्हें ये तक नहीं पता कि एक्चुअल में ये उदारवादी राष्ट्रवादी ये भावनाएं ये क्या है, फीलिंग्स ही नहीं पता थी उन्हें। तो कि भाई वो जो जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्हें यही नहीं पता कि मतलब वो क्यों हिस्सा ले रहे हैं, कि वो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, उन्हें तो ये पता ही नहीं था। वो तो बस गैरिबॉल्डी ने उनका नेतृत्व किया, वो गैरिबॉल्डी को मानते थे, उन्होंने उनके कहने पर वो बस आ गए। तो दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबॉल्डी को समर्थन दिया, उन्होंने मतलब एक तो उनके कहने पर, दूसरा उन्होंने सोचा कि जो इटालिया है, इटालिया के बारे में कभी मतलब उन्होंने सुना ही नहीं कि इटालिया क्या है। वे मानते थे कि लाटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी है, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि इटालिया लाटालिया ये क्या है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या है। जैसे इटालिया मतलब वो लोग एक कहते हैं ना सिंबल था, मतलब एक तरह से जैसे हम नहीं जय करते कि भारत माता की जय, उस हिसाब से मतलब जो भी था, इसलिए इटालिया जो था, तो उन्हें ये नहीं पता कि नारे किस बात के लगा रहे, मतलब इटालिया लाटालिया क्या है ये। वो सोचते कि ये लाटालिया क्या है कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो लोग हेल्प कर रहे थे या उस वजह से वो उनके नारे लगा रहे थे, और जबकि विक्टर इमैनुअल को पता ही नहीं था कि बीबी कब पैदा हो गई। हाँ, तो इस तरह से जो है किसानों ने उनकी हेल्प करी थी। हालांकि वो निरक्षर थे, उन्हें नहीं पता कि ये नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवादी भावना, ये फीलिंग्स, ये सब क्या है इसके बारे में। और इस तरह से हमारा क्या है, इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, उनको यूनिफाइड कर दिया जाता है, और किसको राजा बना दिया जाता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा बना दिया जाता है। तो अब हमने जर्मनी का भी एकीकरण कर लिया, इटली का एकीकरण कर लिया, अब बाकी है हमारे ब्रिटेन का एकीकरण। तो इसका हम एकीकरण है कल करेंगे, या ये वाला टॉपिक हम कल कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।